फिर ज़ेब अस्कार हुसैन साहब हमारे सीनियर फ़िक्शन राइटर, अरशद रिजवी सीनियर फ़िक्शन राइटर हैं और बहुत कमाल का लिखते हैं। अच्छा, इन दोनों में एक बात तो मुझे लगता है कि तजरीदी अंदाज़ आप दोनों के पास है, अलामती अंदाज़ भी है। तो ये जो तजरीदी और अलामती अंदाज़ है, तो ज़ेब भाई आपसे गुफ्तगू हम शुरू करते हैं। ये क्या शऊरी तौर पर है ऐसा, या ये ज़रूरत होती है कि चीज़ों को तजरीदियत की तरफ ले जाया जाए और किरदारों को और कहानी को उस तरह बयान किया जाए? तो अरशद से भी ये बात पूछते हैं। मैं ज़ाती तौर पे तो खालिद साहब ये समझता हूँ कि ये शऊरी तौर पे नहीं होता, ये ओढ़ के और तय करके नहीं होता। तो मेरे अक्सर बेशतर अफसानों में ये भी है कि लोग ये देखते हैं कि भाई ये फ्री एसोसिएशन ऑफ थॉट के तहत लिखा गया है, कहीं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात भी आ जाती है। वैसे तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यकीनी तौर पे जो है वो वर्जीनिया वुल्फ से ताबीर है, और उर्दू में जो है वो कुरतुलैन हैदर का हवाला आ जाता है, आपका दरिया। तो इस तरह से शऊर की रौ जिसे हम उर्दू में शऊर की कहते रौ हैं। जिसे उर्दू में कहते हैं, ठीक है। तो इस एतबार से शऊर की रौ के तहत जो फिक्शन लिखा गया है या अफसाने भी, तो वो मैं नहीं समझता कि बहुत ही ज़रा वेल कंसिडर्ड या जो है वो बहुत ही सोचे समझे मंसूबे के तहत लिखा जाता है। इसमें फिर मामला तख्लीक के भी आ जाते हैं। तख्लीकी जो है वो जो क्रिएटिविटी है वो क्या मांगती है, वो आपके लिए जो है वो ठोस प्लानिंग से बात बनती नहीं है। ये मेरा ज़ाती ख्याल है। मैं ये समझता हूँ कि ये ठीक है कि आदमी का जो अपना शऊर है, उसका जो अपना कॉन्शियसनेस लेवल है, वो तो एक अपनी जगह, या उसका जो परसेप्शन है वो चीज़ों को पढ़ता है, वही फिर जो है वो कल्मिनेट होते हैं उसकी तख्लीक के अंदर। आप क्या कहते हैं अरशद रिजवी? असल में आप राइटर को जो है ना वो महदूद नहीं कर पाते और कर नहीं सकते मतलब। और जब वो तख्लीकी तजर्बे से गुजर रहा होता है तो वो तजरीबीत में भी जाता है, नेचुरल और वे में भी अपने आप को एक्सप्लेन करता है। तो देखना ये होता है कि वो उस वक्त किस रवैये से गुजर रहा है। राइटर के को समझना, मैं समझता हूँ, आप भी राइटर हैं, आपका नॉवल बड़ा कमाल नॉवल आपने लिखा और शुबा बड़ा कमाल नॉवल था। तो आप भी इस बात को बेहतर समझ सकते हैं कि जब एक राइटर लिखने बैठता है तो बेशुमार कैफियत सराउंडेड होती हैं उसके, और वो कैफियत उसको पकड़ लेती हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है। और अच्छा, फिर मुझे ऐसा भी लगता है कि ये कहीं कोई सिलेक्शन है रवैयों की जो राइटर को सिलेक्ट करती है। राइटर क्या कहना चाह रहा है तो वो कह के उसको सिलेक्ट करती है और इस तरह से वो लिखता चला जाता है। तो ये जादुई किस्म की कैफियत है जो हमें उस पर आमद होती है, और वो उस जादुई कैफियत को लफ्ज़ों में लिखता चला जाता है। और वो कभी तजरीदियत का शिकार होता है, कभी तजदीदियत का शिकार होता है, कभी एब्स्ट्रक्शन का। और एब्स्ट्रक्शन का शिकार होना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वही टैबूस जिनको आप बयान ना कर पाएँ तो बड़ी आसानी से आप उसको एब्स्ट्रक्शंस में बयान कर देते हैं और बात कह सकते हैं। और मैं समझता हूँ ये हमारे माशरे में एक बेहतर चीज़ भी है। यहाँ अबलाग का मसला ज़रूर आता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें ऐसी एब्स्ट्रक्शन इस्तेमाल करनी चाहिए जो अबलाग का प्रॉब्लम कम अज़ कम सॉल्व करती है। मतलब इबलाग का प्रॉब्लम पैदा ना करें। ना हाँ, ठीक। क्योंकि देखिए हमें ये जानना पड़ेगा कि वो खालिद आप एक शायर भी हैं, एक अदीब भी हैं, और आप कमाल दोनों आपके पोर्शन जो है वो बड़े कमाल के हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि राइटर को अगर हम शायर से ज़रा थोड़ा सा अलहदा करके देखें तो हमें महसूस होगा कि लिखने की जो दुश्वारी राइटर को की है वो एक शायर को शायद नहीं रहती। और राइटर को बाकायदा तौर पर अपनी बेशुमार कैफियत में ज़्यादा लिखना पड़ता है, और वो कई बार तारी भी होती हैं और कई बार उसे क्राफ्ट भी करना पड़ता है। और इसी तरह से एक कहानी, एक अफसाना, एक नॉवल बनता है और उसमें बेशुमार कैफियत होती है। अच्छा अजय भाई, ये जो कहते हैं कि स्टाइल, हर लिखने वाले का एक, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि वो 2+2=4 ही चल पाएगा, लेकिन ये है कि उसके एक अंदाज़ बयां, उसकी मखसूस लफ्ज़ियात या उसका बयानिया, जो भी चीज़ें हैं वो भी तो मैटर करता है ना। एक राइटर भी तो अपनी बिल्कुल। चीज़ों से, अपने स्टाइल से
वही पहचाना जाता है ज़ाहिर है। और जी वो बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि देखिए डॉक्टर साहब ने बड़ी भरपूर गुफ्तगू की है, और आपने अभी जो बात कही है, यही दरअसल राइटर की पहचान होती है, उसकी जो है वो स्टाइल जो आपने फरमाया, और उसकी जो ट्रीटमेंट है, जिस तरह से वो बयान करता है, हाँ। तो वो तो बड़ा मैटर करता है। और जहाँ आज के इस अहद के ताल्लुक से अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि देखिए बाहर जो तजर्बात हो रहे हैं और यहाँ भी हुए हैं, तो खान खाक बिलाशुबा डॉक्टर अरशद रिजवी के यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि वो तो जनाब अब तजर्बात जो है मेटाफोरिकल स्ट्रक्चर के तजर्बात भी है, यानी ये कि तजरीब, अनामत और इस्तियारा, और फिर उसमें मैजिकल रियलिज्म, हर एक का एक अपना अपना अंदाज है, वो उसको मैजिकल रियलिज्म के तौर पे देखते हैं। वो इजहार जो कुछ अर्सा पहले एक तरह से मावराई अफसाना या वो अदब जिसमें अलिफ लैला जैसी बात हुआ करती थी, अब अगर कोई इस तरह का अफसाना एक ताज़ा कार अदीब लिखता है तो हमें सोचना होगा कि ये मैजिकल रियलिज्म के तहत तो नहीं लिखा गया। आप जिन्नाती अदब के हवाले से बात नहीं नहीं कर रहे हैं। बड़ा याद दिलाया, हाँ, वो एक अलग पोर्शन है। जैसे मैं समझता हूँ कि मैजिकल रियलिज्म का बहुत बड़ा तजर्बा गार्सिया मार्केज ने किया, और मार्केज से हम बच के नहीं गुजर सकते। और कमाल का चाकीवाड़ा में विसाल में भी वो तजर्बा नज़र आता है। इस तरह की चीज़ें हैं, ज़ाहिर है कैरेक्टर्स हैं ऐसे जो कि लेकिन खालिद मुझे लगता है कि शायद ऐसा सोच समझ के ऐसा नहीं होता, ये सब कुछ उस वक्त की रॉ जो आप पर गाड़ी हो रही होती है, ये उसी के। अच्छा, तो मैं एक बड़ा ख़तरनाक सवाल आप दोनों से करने वाला हूँ, और मुझे यकीन है कि आप उसको खुलकर बयान करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अरशद रिजवी साहब आपसे ही गुफ्तगू करते हैं, नज़ीर भाई पे आते हैं, कि आम तौर पर ये कहा जाता है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर से भी बात पूछी गई कि भाई जो किरदार आपके पास आते हैं नॉवलों में, चीज़ें होती हैं, वो सिर्फ ख्याली तो नहीं होते, मतलब वो रियल में भी कहीं ना कहीं वो किरदार मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा है, बहुत से किरदार जो मैंने नॉवलों में लिए हैं वो कहीं रियल किरदार होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा नोक पलक उनकी संवार दी जाती है, मेकअप कर दिया जाता है, जिससे वो हाँ चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे नहीं पहचाने जा सकते। तो आप दोनों ही बहुत हसास लिखने वाले हैं और बहुत गहरा लिखने वाले भी हैं, आप में विजडम भी है, आप स्टाइल भी रखते हैं, दोनों अपनी अपनी जगह। तो मेरा सवाल वही है कि क्या जो किरदार आपके यहाँ फिक्शन में आते हैं, आपकी कहानियों में, नावलों में, वो किस हद तक हकीकी ज़िंदगी से करीब होते हैं और किस हद तक उस पर मेकअप आप लोग लगाते हैं, मेकअप करते हैं? मुझे तो मैं बात करूँ जी पहले आप। मुझे खैर ये तो एक जेब अस्कार के साथ आप मुझे मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़े मैं समझता हूँ कहानीकार हैं, और बिल्कुल बिलाशुबा एक अलग उनका एक स्टाइल है, बहुत कमाल स्टाइल है। ये मैं समझता हूँ मेरे किरदार को जगह जगह मौजूद करते हैं। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा हॉन्ट जो चीज़ करती है वो मकान और गलियाँ करती हैं, और उन मकानों में रहने वाले लोग जैसे भी वो मुझे अट्रैक्ट करते हैं, हॉन्ट करते हैं। मैं उनको लिखने की जब कोशिश करता हूँ तो डेफिनेटली उनका थोड़ा सा मेकअप करना पड़ता है। मेकअप इसलिए करना पड़ता है, अच्छा इसे मेकअप कह लें आप, या ये समझ लें कि उसमें थोड़ी सी डेफिनेटली क्रिएटिविटी का जो भगार है वो आपको डालना पड़ता है। तो वो क्रिएटिविटी के भगार से उनका किरदार, लेकिन अगर कोई उन्हें जानता है तो वो उन्हें पढ़कर समझ सकता है। ये वो मेकअप ऐसा मेकअप नहीं होता कि आपने बिल्कुल ही किरदार ही ज़मीन आसमान तब्दील कर दिया, ऐसा नहीं। आप if you have an idea about that character, you can recognize that character कि ये हैं, ये होंगे। और ये जो मेरी जर्द मौसम की याददाश्त में बेशुमार करेक्टर्स हैं, ये सारे करेक्टर्स वो हैं जिनको अगर आप मिले हुए हैं तो पढ़कर आप समझ सकते हैं कि इस करेक्टर के बारे में बात। फिर वो मैजिकल, अभी ज़ैद भाई की मैजिकल रियलिज्म की बात की है तो हमें इस्तेमाल करना पड़ता है उसको जगह जगह। लेकिन मैंने अभी उस दिन भी मैं किसी से कह रहा था, मुझे सबसे ज़्यादा जो हॉन्ट करता है जो मकान और गली हॉन्ट करती है, और मकीन।
और ये मैं इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकता। यानी इस गली में भी अब जब मैं आया हूँ और ज़ैब साहब के मकान में दाखिल हुआ हूँ, तो ये मकान अब मेरे लिए एक वो बन गया हिस्सा मेरी कहानी का, और किसी वक्त ये किसी कहानी में कान जय भाई, आप क्या कहते हैं? भाई बहुत ये जो किरदार हैं ये अरशद कहाँ से आते रिजवी हैं? ने बड़ी भरपूर गुफ्तगू की है, और मैं समझता हूँ कि वो मेरे खुद पसंदीदा अफसाना निगार हैं, मैं यकीनी तौर पे कहूँ। और खुद खालिद मुहीन ने नस्ल भी बहुत शानदार लिखी है, इस हवाले से भी बड़ी शायरी इनायत तो है, अपनी जगह लेकिन है। हम आपकी बात हम करना चाह मैं रहे हैं। एक बात ये अर्ज करूँगा, डॉक्टर साहब ने बहुत ही बुनियादी बातें कह दी हैं, मैं भी इसी तरह से सोचता हूँ। कभी कभी ये मुझे लगता है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा मेकअप, कभी कभी मेरे यहाँ ऐसा भी हुआ है कि बाज़ किरदार जो मुझे मिले थे और एक ख़ास दौर में उनको मैं देख के खालिद साहब यानी थोड़ा सा वो मुझे एरोगेंट लगे थे, वो मुझे थोड़े से ऑफेंसिव लगे थे उस ज़माने में। मेरे पास जब आए तो उनकी कल्बे माहियत हो चुकी थी, तो यहाँ से भी मैंने शुरू किया है बसों का। बाज़ ऐसे जो है वो तो जी, तो इसके बारे में कोई हतमी हुक्म नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ऐसा है कहीं ना कहीं, जैसा ये किरदार डॉक्टर साहब आते ने हैं। फरमाया कि किरदार कहीं ना कहीं आपको जो है हॉन्ट करते हैं। मुझे भी यही चीज़ें हॉन्ट करती हैं। बाकी जो डॉक्टर साहब ने फरमाया गली और दुकान के हवाले से तो मेरे एक अफसाना भी है, मैंने उसकी तजसीम कर डाली थी। कभी कभी ये भी है लफ्ज़ियात की तजसीम और चीज़ों की तजसीम मेरे यहाँ आपको नज़र आएगी। तो वो जो है उसमें ये है कि फैसला तो लोग करेंगे कि कितनी क्रिएटिविटी है और क्या उसकी जो है मानवीयत जो है मुआशरत से किस हद तक यानी मुतल्लिक है। लेकिन ये है कि आप वही बात डॉक्टर साहब की है कि आप हुक्म तो नहीं लगा सकते, आप कुछ ना कुछ समझने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, ये अरशद रिजवी, क्या इसकी एक वजह ये होती है कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ हमारी अपनी बाउंड्रीज़ भी हैं, जो किरदार हैं उनकी भी अपनी बाउंड्रीज़ हैं, तो जब हम किसी कहानी में किसी किरदार को बयान करें और उसको तब्दील ना करें अगर इस हद तक कि वो मुबालगा कह लें उससे आप, या हकीकत से थोड़ा सा इधर उधर भी करके, और उसकी जो एक रूह है किरदार की वो अपनी जगह रखी जाए, लेकिन बाकी चीज़ों को हम तब्दील कर दें, ताकि ऐसा ना हो कि हमारे लिखने से एक किरदार जो है वो हकीकी तौर पर नुमायाँ हो जाए, उरियाँ हो जाए उसकी शख्सियत। तो ये भी हम पर एक दबाव होता है क्या कि हम ऐसा करने पर मजबूर होते हैं? मैंने ऐसे दबाव को कभी महसूस किया नहीं। वैसे मैं अगर अपनी पूरी सच्चाई से आपको बात बताऊँ, मैंने, क्योंकि आपने देखा होगा कि बल्कि ज़ैब साहब की भी कहानियाँ, तो उसमें ज़्यादातर हम किसी के नाम को या किसी जगह को तो वाज़ेह तौर पर डिस्कस करते नहीं हैं। यानी तो ऐसे दबाव को महसूस नहीं किया। हाँ, इस दबाव को ज़रूर महसूस किया है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस कैरेक्टर को हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं उसकी कोई नेगेटिविटी या उसका कोई ऐसा कोई स्टाइल जो है उससे उसको नुकसान पहुंच सकता हो। तो ये ऐसा ज़रूर बिल्कुल कई बार हमें चेंज तब्दील करना पड़ता है उसे। लेकिन जैसे क्योंकि मुझे उदास चेहरे अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली मैं लिखता हूँ कि उसके चेहरे पर उदासी मैंने देखी, क्योंकि मुझे हॉन्ट करती है। फिर मैं कहूँगा उदास चेहरे मुझे बहुत हॉन्ट करते हैं। बिल्लियाँ मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि उनके चेहरों में बड़ी उदासी होती है। तो वो तमाम चीज़ें हमें करती हैं। लेकिन मैंने औरत आपके यहाँ अरशद जो आती है, औरत जो है पूरे वजूद के साथ आती है, अपनी पूरी ताकत के साथ आती है, अपने पूरी जमालियाती रौ के साथ आती है, तो आपने अब तक ये नहीं कहा कि मुझे औरतें हांट करती हैं। नहीं, वो इसलिए ये क्या कि बचत का रास्ता है अपना? मैं किसी किस्म के बचत का कायल नहीं हूँ। हाँ, और मैं समझता तो हूँ औरत तो आपके यहाँ बहुत ही हाँ, लाजवाब अंदाज में मुख्तलिफ चेहरों के साथ, मुख्तलिफ स्टाइल के साथ, अपनी याददाश्तों में भी बहुत सी जगहों पर, बहुत से मुकामात पर जहाँ आपने औरत का बयानिया लिखा है, औरत के जूड़ा लिखा है, उसकी कमर लिखी है। ये तो सबसे ज़्यादा अगर कायनात के इस पूरे मेले में अगर किसी किरदार में सबसे ज़्यादा मुझे मुतासर किया है तो वो औरत ने किया। और ज़रूरी नहीं कि वो औरत जिसको मैं लिखना चाहा या लिखा गया वो कोई औरत मादी तौर पर मौजूद भी हो। बल्कि मैं समझता हूँ खालिद, मैं यहाँ आपको एक बड़ी
बड़ी बात करने लगा हूँ, ज़ेब साहब पता नहीं ज़रूर वो औरत मौजूद है नहीं खालिद जिससे मैं लिखता हूँ। मैं अच्छा, हाँ वो नहीं मौजूद, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसकी कि परछाई को लिखते उसकी हैं। परछाई को या उस ख्वाहिश को कि मैं एक ऐसी औरत को देखना चाहता हूँ हैं। अच्छा, हाँ मैंने दो औरतों के अलावा ऐसी कोई औरत नहीं देखी, हालांकि हर सफ़र में एक औरत है और उसको मैंने पूरी बहादुरी के साथ, आप बहादुरी पता नहीं लफ्ज़ सही है, पूरी जरूरतमंदी के साथ। जरूरतमंदी के साथ पोर्ट्रे किया है, क्योंकि वो मुझे जगह जगह मिली हैं। और वो फैज साहब ने कहा था कि अपनी तकमील कर रहा हूँ मैं, वरना तुझसे तो मुझको प्यार नहीं। हाँ, तो वो जगह जगह अपनी तकमील करने के लिए मुझे रास्ते में, चौबारों पे, गलियों में, कोनों में, बालकनियों में, इधर उधर जगह जगह मिली हैं, लेकिन तकमील करता रहा हूँ, लेकिन अपनी। अपनी बाकी मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है। सर भाई आप क्या कहेंगे कि ये जो सवाल मैंने किया अरशद रिजवी साहब से जी डॉक्टर साहब ने कि कहा औरत जो है सबसे बड़ी मिस्ट्री है इस कायनात की, और जो है लिखने वाला ज़ाहिर है जब लिखता है बहुत सारी चीज़ों को, बातों को, किरदारों को, तो औरत का किरदार भी एक ऐसा किरदार है ज़ाहिर है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप क्या कहेंगे जी भाई, और आपके खुद कहानियों में किस हद तक मौजूद है वो किरदार? मैं ये समझ आप गुरेज कर जाते हैं या लिखते हैं? नहीं, गुरेज मैं नहीं करता, और मुझे डॉक्टर साहब की बातें सुन के मैं बड़ा इंस्पायर भी हो गया हूँ, और इनका एक नई बात भी आई है, और मैं समझता हूँ कि बात यही है। पिछले दिनों हम शायरी के हवाले से भी बात कर रहे थे, मेरा एक मजमून था कि वो जो है शायरी गज़ल औरतों से बातें करने की बात है, तो मैंने अर्ज़ ये की थी कि उसकी भी क़ल्ब माहियत हो चुकी है, अब वो उसकी वो नहीं रहा। मैं हाँ, अभी ये तारीफ़ तो बहुत कदीम हो गई है औरतों से बात इसी करना तरह से गज़ल। देखिए डॉक्टर साहब ने जो कहा है, इनके यहाँ दिलचस्प बात है कि वो औरत तो पाई नहीं जाती जिसकी तलाश है, और औरत हर सफ़े पे है। तो क्या साबित हुआ, जो मैं समझ रहा हूँ कि मेरा और इनका मौक़िफ़ एक ही है कि इसमें भी औरत के उस किरदार की क़ल्ब माहियत होती जा रही है। वो जो मख़सूस किरदार थी मोहब्बत की, और वो जो वो वाला वो उसके हवाले से, बल्कि औरत को सही मानों में उसकी दूसरी जो डायमेंशंस हैं उसको पहचानने की कोशिश की जा रही है, अपने आप को उसके ताल्लुक से पहचानने की, समझने की कोशिश की अच्छा जा रही ज़ेब भाई ये बताएं कि कहते हैं कि लिखने के लिए कैफियत चाहिए होती है, तन्हाई जी चाहिए होती है। शायर तो शायरी आप दोनों करते हैं, शायर में तो शायरी में तो ये है कि आपने मिसरा आपका हो गया गज़ल का, हाँ वो चलते फिरते आपने कुछ दूसरा मिसरा हो गया कुछ, लेकिन फिक्शन जो है या मज़मून निगारी जो है वो तो बाकायदा लेके बैठना है अपने आप को, और एक मुस्तकिल रियाजत है ये। वो किन औकात में लिखते हैं और क्या आपके पास क्या चीज़ें चाहते हैं कि उस वक्त वो मैसर हों, जैसे तन्हाई हो या एक अलग से आलम हो, डिस्टर्बेंस ना हो उसमें, हाँ। क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें खालिद साहब ये होता है कि अमूमी तौर पे तो रात के वक्त ही मैं लिखता हूँ और तन्हाई में लिखता हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि लोगों में भी मौजूद हैं तो भी लिख रहे हैं। कभी कभी एक चीज़ जैसी होती है ना कि आमद का एक दबाव होता है, अफसाने में भी होता है, अफसाना लिखने में भी, नोट्स लेने में भी। अलबत्ता जो मज़ामीन लिखते हैं तो यकीनी तौर पर कोशिश होती है कि ये जो है वो अलग बैठ के लिखे जाएँ और वो लोगों में ना हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि तख्लीक़कार के लिए, ये मैं ज़ाती तौर पे समझ रहा हूँ कि जो है वो ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती, कहीं करती हैं, कहीं इतना ज़्यादा दबाव होता है कि बहुत सी चीज़ें हम लिख लेती हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मेरी बहुत सी अफ़साने यानी बड़ा शोर हो रहा था, इसके बावजूद मैंने वो नहीं लिखा। आप क्या कहेंगे ऐसे? हाँ नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जिस वक्त ये अमल आपसे कहता है कि कुछ लिखें, वो आपको अपनी गिरफ्त में ले लेता है, और जब वो आपको अपनी गिरफ्त में लेता है तो आप शोर हो रहा हो, तन्हाई हो, या किसी बस में बैठे हुए हों आप, या किसी जगह अपने ड्राइंग रूम में बैठे हों, वो आप उस अमल से गुजरते हैं। लेकिन मुझे ज़रूरत ज़रूर पड़ती है कि चाय का कप जो हो वो मेरे पास हो, और सिगरेट भी अगर हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए, क्योंकि मैं आजकल जिस जो कहानियों की मैं बात कर रहा था, मैंने ये देखा है कि मैं नाश्ता करने के बाद आमतौर पर अपनी स्टडी रूम में चला जाता हूँ
और वहाँ पर लिखना शुरू करता हूँ, क्योंकि ये कुछ लोग। अच्छा, आप लिखते जो हैं माजरत अक्सर आप लिखते हैं क्या कॉपी पेन से लिखते हैं, कागज़ पे लिखते हैं या टाइप करते हैं? मैंने कागज़ पे लिखा हमेशा, हमेशा आप भी? हमेशा। और इंतहाई यानी कागज़ जो कहीं भी पड़ा हुआ हो, यानी ये अजीब सी बात है कि वो कोई डायरी नहीं होती या वो कोई सिलेक्टेड पेजेस नहीं होते, वो कोई भी पड़ा हुआ कागज़ मुझे मिल जाता है और मैं उस पर लिखना शुरू कर देता हूँ। कहीं से भी कोई पेन में पकड़ लेता हूँ और मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। तो मैं कोई पूरी यानी पूरे सोचे समझे तजर्बे से नहीं, क्योंकि ये सोचे समझे तजर्बे से वो कहानी लिखी जा ही नहीं सकती, बड़ी तो अचानक आपको पकड़ती है। जैसे कोई जानवर दबोचता है ना इंसान को, दबोचती है एकदम, और ये आपको पूरे मजमे में तन्हा कर देती है। आप उसमें मौजूद होते हुए भी तन्हा हो जाते हैं और आप लिखना शुरू कर देते हैं। ये इसका एक तजुर्बा। क्या कहते हैं जी भाई आप? जी आप भी कागज़ पे लिखते हैं पेन के साथ या कंप्यूटर पे? रहा है कि पिछले कुछ अर्से में तो वाक़तन कागज़ पे ही लिखा, लेकिन इसके साथ ही क्योंकि सहाफ़ती मामलात थे तो लैपटॉप पे भी मुसलसल मैं लिख रहा था। तो अब कभी लैपटॉप अगर ख़राब हो तो इवन मोबाइल पे मैंने लिखा है। यानी हाल ही में मुझे उर्दू लिखना भी आ गया, यानी ये जो रोमन के अलावा तो फिर मैं लिख रहा हूँ कुछ। कितनी लज्जत है, दोनों से आखिरी सवाल, टाइम हमारा हो गया, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, आपने वक्त दिया दोनों ने, बहुत शुक्रिया। कितनी लज्जत और सरशारी मिलती है लिख चीज़ लिख देने, पूरी लिख दी। वहशत है, उदासी है, बदहवासी है, एक आमद की कैफियत है, लिखना चाहते हैं, लिख रहे हैं, जब लिख दिया कितनी सरशारी और लज्जत। लिख दिया तो वाक़तन जो सरशारी होती है, जो सेटिस्फेक्शन होती है, वो बयान से बाहर है और एक कंप्लीशन का एहसास होने लगता है एक समय। आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि मुझे हमेशा इस बात पर फ़ख्र रहा है कि मैं कहानी लिख सकता हूँ। मुझे अपनी किसी बात पे भी फ़ख्र नहीं है। और जब मैं कहानी मुकम्मल कर उठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई बहुत अहम काम सर के ऊपर अंजाम दिया है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों को बता सकूँ, उन्हें सुना सकूँ, क्योंकि मुझे कभी भी किसी बात पे फ़ख्र नहीं होता। इस बात पे फ़ख्र होता है कि मैं कहानीकार हूँ और मैंने ये जाना है कि मैं कहानीकार हूँ, वरना बस प्रोफेसरी और ये आम से काम है, ये मैं करता रहता। तो सबसे अहम काम मेरी ज़िंदगी का लिखना है। अच्छा, तो बहुत शुक्रिया अज़ीब भाई, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत कीमती वक्त आपने दिया आदमी फ़नूनामे के लिए। बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू, बहुत सारे टाइम। अरशद रिजवी आपका ही बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू है मेरे ख्याल में, और थोड़ी तवील भी हो गई है लेकिन हमने जाने दिया क्योंकि ये गुफ्तगू ऐसी है कि जो सुन रहा होगा, हमारे सुनने वाले जिनका ज़ौक़ है फ़िक्शन के हवाले से या राइटिंग के हवाले से या दानिश के हवाले से, तो वो जब सुनेंगे तो ये एक रिकॉर्ड पर आ जाएगी गुफ्तगू। और मैं चाहता था कि कमाल हुई है, हाँ ज़ेब भाई चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।